Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत में कृषि के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करेंगे। ये एनसीईआरटी कक्षा 10 भूगोल के अध्याय 4 का केंद्र बिंदु भी है। जी हाँ, और इसे समझने के लिए हमारे स्रोत हैं एनसीईआरटी का यही अध्याय, और साथ ही हम यूपीएससी के कुछ पिछले सालों के प्रश्नों मतलब पीवाईक्यूज को भी देखेंगे। बिल्कुल, इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि परीक्षा के लिहाज से क्या जरूरी है। सही कहा। हमारा इरादा है यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक साफ और मजबूत वैचारिक समझ बनाना। हाँ, जिसमें अध्याय के सभी मुख्य पहलू शामिल हों। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय कृषि की ये चर्चा। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं भारत के फसल प्रारूप से, क्रॉपिंग पैटर्न जिसे कहते हैं। इस पर 2013 में यूपीएससी ने खरीफ फसलों को लेकर एक सवाल भी पूछा था। हाँ, पूछा था। एनसीईआरटी हमें बताता है कि भारत में मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएं हैं। 3 ऋतुएं? कौन कौन सी? हाँ, ये हैं रबी, खरीफ और जायद। अच्छा। देखिए, रबी फसलें जो हैं वो शीत ऋतु में मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती हैं। ठीक है। और फिर गर्मी की शुरुआत में अप्रैल से जून के बीच काट ली जाती हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों इसकी मुख्य फसलें हैं। गेहूं और सरसों तो हम सब जानते हैं सर्दियों वाली फसलें हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर आती है खरीफ ऋतु। ये मानसून के साथ शुरू होती है। अच्छा, यानी बारिश वाली फसलें। जी। बुआई जून जुलाई में और कटाई सितंबर अक्टूबर के आसपास। इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन ये सब आती हैं। काफी लंबी लिस्ट है खरीफ की। हाँ, काफी महत्वपूर्ण फसलें हैं इसमें। और तीसरा है ज़ैद। ये रबी और खरीफ के बीच का छोटा सा मौसम है, गर्मियों का। अच्छा, इसमें क्या उगता है? इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां, चारा इस तरह की फसलें होती हैं। तो जो 2013 वाला प्रश्न था उसके हिसाब से कपास, मूंगफली और चावल ये खरीफ हुई। हाँ, बिल्कुल। कपास, मूंगफली और चावल खरीफ है, जबकि गेहूं रबी फसल है। ये वर्गीकरण दिखाता है कि भाई भारतीय कृषि मानसून पर कितनी निर्भर है बहुत ज्यादा। और फसल चुनना कितना स्ट्रेटेजिक हो जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात बताई गई है एनसीईआरटी में। धान के बारे में। हाँ, चावल या धान असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में ये साल में 3 बार उगाया जाता है। औस, अमन और बोरो। 3 बार? ये तो कमाल है। ये वहाँ की खास कृषि पद्धतियों को दिखाता है। जी बिल्कुल, उन क्षेत्रों की विशिष्टता है ये। अब कृषि पद्धतियों पर आते हैं, खेती के तरीकों पर। एनसीईआरटी में कई तरह की खेती का जिक्र है। हाँ है। लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी चुनौती भी है, वो है घटते हुए खेत, लैंड होल्डिंग्स का साइज कम होना। इस पर 2015 में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था। सही। ये एक बड़ी समस्या है। एनसीईआरटी बताता है कि उत्तराधिकार के अधिकार के कारण, मतलब इनहेरिटेंस की वजह से, पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बंटती जाती है। और खेत छोटे होते जाते हैं। हाँ, इतने छोटे कि वो आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रहते, अलाभकारी हो जाते हैं। और इसका असर खेती के तरीके वो पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। यही छोटी जोतें अक्सर गहन निर्वाह कृषि का कारण बनती हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जैसे कहते हैं। जी। ये कहाँ होती है ज्यादातर? ये उन इलाकों में होती है जहां जमीन पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो वहां सीमित जमीन से ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स और सिंचाई का इस्तेमाल होता है। मतलब खाद, दवाइयाँ, पानी सब ज्यादा। हाँ, इसके बिल्कुल उलट है आदम निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये कैसे होती है? ये आज भी कुछ समुदाय करते हैं। जमीन के छोटे टुकड़ों पर पुराने औजारों से, जैसे लकड़ी का हल, दांव, खुदाई करने वाली छड़ी। अच्छा, मतलब बहुत बेसिक तरीके से। हाँ, और इसमें ज्यादातर परिवार या समुदाय के लोग ही मेहनत करते हैं। ये खेती मानसून पर, मिट्टी की कुदरती उपजाऊ शक्ति पर और मौसम पर निर्भर करती है। इसी को कर्तन दहन प्रणाली या झूम खेती भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। हाँ बिल्कुल। इसमें किसान जमीन का एक टुकड़ा साफ करते हैं, पेड़ पौधे जलाकर। अच्छा। फिर उस राख वाली जमीन पर अपने परिवार के लिए अनाज वगैरह उगाते हैं। जब कुछ साल बाद मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। और इसके अलग अलग नाम भी हैं शायद? हाँ, बहुत सारे स्थानीय नाम हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झुमिंग कहते हैं, मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पिंडा,
पश्चिमी घाट में कुमारी। लेकिन ये तरीका पर्यावरण के लिए ठीक नहीं माना जाता है ना? नहीं, ये टिकाऊ नहीं है। इससे जंगल कटते हैं, मिट्टी का कटाव होता है। अच्छा, और फिर आधुनिक खेती। हाँ, फिर आती है वाणिज्यिक खेती, कमर्शियल फार्मिंग। इसका मकसद क्या होता है? इसका मुख्य लक्षण है आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल, जैसे ज्यादा पैदावार देने वाले बीज, मतलब HVV, हाई यील्डिंग वैरायटी, ओके। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इन सब का इस्तेमाल होता है ताकि पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, पैसा कमाने के लिए। ये हर जगह एक जैसी होती है? नहीं, इसका स्तर अलग अलग राज्यों में अलग है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल एक कमर्शियल फसल है, लेकिन उड़ीसा में वो ज्यादातर लोग अपने खाने के लिए उगाते हैं, मतलब जीविका फसल है। दिलचस्प। और इसमें एक और प्रकार है रोपण कृषि। हाँ, रोपण कृषि भी एक तरह की वाणिज्यिक खेती ही है। इसमें बहुत बड़े इलाके में एक ही फसल बोई जाती है। एक ही फसल जैसे चाय के बागान, कॉफी एस्टेट्स, रबर, गन्ना, केला, ये सब। अच्छा। ये कृषि और उद्योग के बीच एक तरह का इंटरफेस है। इसमें बहुत पैसा लगता है और बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती है। तो अगर हम 2015 वाले PYQ को देखें, हाँ, जहां छोटे खेतों की बात थी, हाँ, तो उससे निपटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या जमीन लीज पर देना, इन विकल्पों के अपने फायदे और नुकसान दोनों होंगे। बिल्कुल। ये जटिल मुद्दे हैं जिन पर सोचना जरूरी है। अब बात करते हैं कृषि सुधारों की। हाँ, आजादी के बाद भारत के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, बिल्कुल। उत्पादकता बढ़ानी थी, गरीबी कम करनी थी। 2013 का एक UPSC प्रश्न भी इसी पर था, भूमि सुधार, उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन का रिश्ता। जी, NCERT में भी 1960 और 70 के दशक के बड़े सुधारों का जिक्र है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले संस्थागत सुधारों पर जोर दिया गया, जैसे जोतों की चकबंदी करना, मतलब बिखरे हुए खेतों को एक जगह करना, सहकारिता को बढ़ावा देना जी, और सबसे महत्वपूर्ण, जमींदारी प्रथा को खत्म करना। हाँ, जमींदारी उन्मूलन तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। पहली पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार पर ही मुख्य ध्यान था। हाँ। फिर 1960 और 70 के दशक में आए तकनीकी सुधार, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, जिसने गेहूं और चावल की पैदावार में भारी बढ़ोतरी की, और साथ ही श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड, वो दूध उत्पादन के लिए था, ये जिसने दूध उत्पादन बढ़ाया। हाँ। ये उस समय की मुख्य रणनीतियां थीं। लेकिन क्या इन क्रांतियों का फायदा सब तक बराबर पहुंचा? शायद नहीं। सही कहा, हरित क्रांति का असर कुछ ही इलाकों तक सीमित रहा, खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हाँ, जहां सिंचाई की सुविधा थी। बिल्कुल। इसीलिए 80 और 90 के दशक में एक ज्यादा व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें संस्थागत और तकनीकी दोनों तरह के सुधार शामिल थे। इसमें और क्या क्या था? इसमें फसल बीमा का प्रावधान था, सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी, इन सब के लिए। किसानों को कम ब्याज पर लोन मिल सके, इसके लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां, कमर्शियल बैंक खोले गए। अच्छा। किसानों के फायदे के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। हाँ, KCC तो काफी पॉपुलर है। जी, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PIS भी शुरू की। मौसम की जानकारी देने के लिए, कृषि कार्यक्रम दिखाने के लिए रेडियो, TV का इस्तेमाल शुरू हुआ। सरकार ने और भी कुछ किया, जैसे MSP वगैरह? हाँ, सरकार बिचौलियों के शोषण से बचाने और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी घोषित करती है। उस पर आगे बात करेंगे। और एक आंदोलन का भी जिक्र है, भूदान ग्रामदान। हाँ, वो बहुत अनोखा था। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे विनोबा भावे। उन्होंने ये भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरू किया। इसमें क्या था? उन्होंने पदयात्रा की पूरे देश में और बड़े जमींदारों से अपील की कि वो अपनी कुछ जमीन भूमिहीन किसानों को दान कर दें। भूदान मतलब भूमि का दान। और लोगों ने दान दी? हाँ, कई जमींदारों ने अपनी इच्छा से जमीन दान दी। कुछ लोगों ने तो पूरा का पूरा गांव ही दान कर दिया, जिसे ग्रामदान कहा गया। इसे रक्तहीन क्रांति या ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। वाह। लेकिन इन सब सुधारों के बावजूद, जैसा वो 2013 का PYQ कहता है, शायद इनके अमल में दिक्कतें रहीं? हाँ, दिक्कतें तो रहीं। खासकर भूमि सुधारों को पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से लागू करने में कई चुनौतियां आई। अब आते हैं कृषि सुधारों से जुड़े एक और अहम पहलू पर, सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा। जी, इस पर भी 2013 में UPSC ने सवाल पूछे थे। आपने MSP का जिक्र किया था। ये किसानों को बाजार की उठापटक से बचाने के लिए है। हाँ, MSP वो पहले से तय कीमत है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज, खासकर अनाज जैसे गेहूं और चावल, खरीदने की गारंटी देती है। कौन खरीदता है ये? भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। FCI किसानों से MSP पर ये अनाज खरीदता है और इसका बफर स्टॉक बनाता है। बफर स्टॉक?
मतलब इमरजेंसी के लिए? हाँ, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए। और इस स्टॉक का मुख्य इस्तेमाल होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। राशन की दुकानें? जी, राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों को बहुत ही कम कीमत पर, मतलब सब्सिडाइज रेट पर अनाज बांटा जाता है। तो एमएसपी, एफसीआई की खरीद और पीडीएस, ये तीनों मिलकर भारत की खाद्य सुरक्षा नीति बनाते हैं। बिल्कुल, ये उसके मुख्य स्तंभ हैं फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन 2013 का एक पीवाईक्यू Q5 सब्सिडी के कुछ नेगेटिव पहलुओं की तरफ भी इशारा कर रहा था। क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सब्सिडी, खासकर जैसे उर्वरक सब्सिडी है, उसके कारण खादों का बहुत ज्यादा और असंतुलित इस्तेमाल हो सकता है। उससे क्या नुकसान है? उससे मिट्टी की सेहत खराब होती है, पानी प्रदूषित होता है। जिन इलाकों में ज्यादा सिंचाई होती है, जैसे जहां एमएसपी पर धान बहुत खरीदा जाता है, वहां पानी जमा होने, वाटर लॉगिंग और जमीन में नमक बढ़ने, सैलिनिटी की समस्या हो सकती है। अच्छा, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है। हाँ, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि उर्वरक सब्सिडी कम होने से उत्पादन लागत बढ़ सकती है, जो किसानों के लिए चिंता की बात है। इसी तरह अगर खेती के सामान पर आयात शुल्क कम कर दिया जाए तो बाहर से सस्ता माल आ सकता है। उससे हमारे किसानों को नुकसान होगा। हाँ, उनके लिए मुकाबला बढ़ जाएगा और हो सकता है कि लोग फिर खेती में पैसा लगाने से हिचकिचाएं, निवेश कम हो सकता है। और एक और पीवाईक्यू 2013 Q4 ने खाद्य सुरक्षा विधेयक का जिक्र किया था। इसका WTO से भी कुछ लेना देना है क्या, सब्सिडी को लेकर? हाँ, इसका संबंध WTO के नियमों से जुड़ता है, खासकर सब्सिडी की सीमा को लेकर। लेकिन हमारे स्रोत यानी एनसीईआरटी अध्याय इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताते। ठीक है, तो इन नीतियों और चुनौतियों को बेहतर समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि भारत में कौन-कौन सी मुख्य फसलें उगती हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं। बिल्कुल। चलिए, एनसीईआरटी के आधार पर कुछ प्रमुख फसलों पर नजर डालते हैं, सिर्फ लिस्ट नहीं, उनकी खासियत और महत्व को समझते हुए। ठीक है, सबसे पहले तो खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी अनाज चावल और गेहूं। हाँ, चावल, जो हम में से ज्यादातर लोगों का मुख्य भोजन है, वो एक खरीफ फसल है। यानी बारिश वाली। हाँ, इसे ज्यादा तापमान चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और ज्यादा बारिश भी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। इसीलिए ये ज्यादातर पूर्वी और तटीय इलाकों में होती है। हाँ, पारंपरिक रूप से। वहीं गेहूं एक रबी फसल है। इसे ठंडी जलवायु चाहिए और पकते समय अच्छी खिली धूप। बारिश थोड़ी कम चाहिए, 50 से 75 सेमी। ये ज्यादातर उत्तर पश्चिमी भारत की मुख्य फसल है। लेकिन ये दिलचस्प है कि हरित क्रांति के बाद पंजाब, हरियाणा जैसे कम पानिश वाले राज्यों में भी चावल खूब होने लगा। हाँ, सिंचाई की मदद से, जबकि गेहूं तो वहां पहले से ही होता था। इससे खाने का उत्पादन तो बढ़ा, पर जमीन के नीचे के पानी पर दबाव भी बहुत पड़ा है। ये बात तो है। अब बात करते हैं मोटे अनाजों की, मिलेट्स। हाँ, ज्वार, बाजरा, रागी, इन्हें पहले गरीबों का अनाज कहते थे, पर अब इनका महत्व बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोषण से भरपूर होते हैं, खासकर रागी, जिसमें आयरन, कैल्शियम बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात, ये कम बारिश वाले इलाकों में भी उग सकते हैं, ज्यादा देखभाल नहीं मांगते। तो क्लाइमेट चेंज के दौर में ये फायदेमंद हो सकते हैं। बिल्कुल। मक्का भी एक जरूरी खरीफ फसल है। ये खाने और पशुओं के चारे दोनों के काम आती है। और दालों का क्या महत्व है? दालें तो बहुत जरूरी हैं। दालें भारत के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। अच्छा। और शाकाहारी खाने में प्रोटीन का ये मुख्य स्रोत है। अरहर, मूंग, उड़द ये खरीफ में उगती हैं और मसूर, मटर, चना रबी में। इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत यह है कि ये कम नमी में भी उग सकती हैं और फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर ये हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन को उपजाऊ बनाती हैं। अच्छा, मतलब मिट्टी के लिए अच्छी हैं। जी, इसलिए इन्हें अक्सर फसल चक्र में, क्रॉप रोटेशन में उगाया जाता है। अनाज के अलावा कुछ नकदी फसलें भी जरूरी हैं अर्थव्यवस्था के लिए। हाँ, बिल्कुल। जैसे गन्ना, शुगरकेन, इससे चीनी, गुड़, खांडसारी बनती है। ये गर्म और नम जलवायु की फसल है। इसे पानी भी काफी चाहिए और मेहनत भी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इसके बड़े उत्पादक हैं। और तिलहन, जिनसे तेल निकलता है। तिलहन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, इनसे खाने का तेल मिलता है। गुजरात मूंगफली में आगे है, राजस्थान सरसों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी हैं। वैसे भारत खाने के तेल आयात भी करता है। हाँ। और पीने वाली फसलें, चाय और कॉफी। हाँ, उनका जिक्र भी जरूरी है। चाय एक रोपण कृषि का बेहतरीन उदाहरण है। इसे ढलान वाली जमीन चाहिए जहां पानी रुके नहीं। अच्छा, अच्छी जल निकासी वाली। हाँ, और गर्म नम मौसम, पाला न पड़े और साल भर थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहे।
इसमें मजदूरों की बहुत जरूरत होती है। असम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, तमिलनाडु, केरल, ये मुख्य इलाके हैं। और कॉफी? कॉफी की भारतीय किस्म है अरेबिका, जो दुनिया भर में मशहूर है। इसकी खेती मुख्य रूप से दक्षिण भारत में होती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है। अंत में कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो खाने के काम नहीं आती। हाँ, गैर खाद्य फसलें जैसे रबर, ये वैसे तो भूमध्य रेखीय फसल है, पर कुछ खास कंडीशंस में दूसरी जगह भी उगती है। इसे बहुत ज्यादा बारिश, 200 सेंटीमीटर और ज्यादा तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। केरल इसका मुख्य उत्पादक है। और रेशे वाली फसलें, फाइबर क्रॉप्स? हाँ, उसमें है कपास, कॉटन और जूट। कपास, जिसे सफेद सोना भी कहते हैं, माना जाता है कि ये भारत का ही मूल पौधा है। सूती कपड़ा उद्योग इसी पर टिका है। इसके लिए कैसी जमीन और मौसम चाहिए? इसे ज्यादा तापमान, हल्की बारिश, कम से कम 210 दिन पाला मुक्त और खिली धूप चाहिए। और काली मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है, जो दक्कन के पठार में मिलती है। महाराष्ट्र, गुजरात बड़े उत्पादक हैं। और जूट, जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं? हाँ, जूट, ये उन मैदानों में अच्छा होता है जहां बाढ़ आती है, मतलब नई उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। इसे भी ज्यादा तापमान चाहिए। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम मुख्य राज्य हैं। इसका इस्तेमाल किसमें होता है? बोरियां, रस्सी, दरी वगैरह बनाने में। लेकिन अब इसे प्लास्टिक और दूसरे सिंथेटिक फाइबर से कड़ी टक्कर मिल रही है। ये तो हुई मुख्य फसलों की बात, उनकी जरूरतें और महत्व हमने समझा। अब जल्दी से एनसीईआरटी अध्याय के आखिर में जो अभ्यास दिए हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, ठीक है, इससे रिवीजन हो जाएगा। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है। इसमें रोपण कृषि, रबी फसल और फलीदार फसल की पहचान करनी है। देखिए, विकल्पों के आधार पर रोपण कृषि का उदाहरण चाय या कॉफी होगा, रबी फसल चना है और फलीदार फसल दालें हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न संक्षिप्त उत्तरों का है। पहला, एक पेय फसल का नाम और उसकी भौगोलिक दशाएं बताइए। हम चाय का उदाहरण ले सकते हैं। इसके लिए उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, गहरी, अच्छी जल निकासी वाली, ह्यूमस वाली मिट्टी, गर्म और नम मौसम हो, पाला ना पड़े और साल भर बारिश की बौछारें पड़ती रहें। सस्ता और कुशल श्रम भी जरूरी है। सही। दूसरा, भारत की एक मुख्य खाद्य फसल और उसके क्षेत्र। चावल, इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय इलाके, डेल्टा वाले प्रदेश, और जैसा हमने कहा, सिंचाई की मदद से अब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान में भी ये महत्वपूर्ण हो गई हैं। ठीक है। तीसरा, सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या पहलें की हैं? काफी कुछ किया है। संस्थागत सुधारों में जमींदारी खत्म करना, चकबंदी, तकनीकी सुधारों में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। फिर कई योजनाएं हैं जैसे केसीसी, पीएआईएस, फसल बीमा, एमएसपी, एफसीआई द्वारा खरीद, पीडीएस, ग्रामीण बैंक खोले, कृषि विश्वविद्यालय बनाए, आईसीआर की स्थापना की, मौसम का पूर्वानुमान देना शुरू किया। चौथा, भूमंडलीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसका असर मिला जुला रहा है। एक तरफ तो अवसर खुले हैं, जैसे ज्यादा कीमत वाली फसलें बाहर भेजने के, एक्सपोर्ट के। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। विकसित देशों में किसानों को बहुत सब्सिडी मिलती है, उनसे मुकाबला करना मुश्किल है, खासकर छोटे किसानों के लिए। ऐसा भी देखा गया है कि कृषि में निवेश कम हुआ है। ठीक। तीसरा प्रश्न विस्तृत उत्तर का था, जिसमें चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं पूछी गई थीं। हाँ, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, चावल एक खरीफ फसल है। इसे ज्यादा तापमान चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ज्यादा नमी और ज्यादा बारिश, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। जलोढ़, चिकनी मिट्टी इसके लिए अच्छी रहती है। बिल्कुल। और आखिर में एक पहेली भी थी जिसमें कुछ शब्द ढूंढने थे। हाँ, वो भूगोल से जुड़े शब्द थे, जैसे संसाधन, रिसोर्सेज, खनिज, मिनरल्स, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट, वनरोपण, अफॉरेस्टेशन, जलोढ़, अलूवियल। ये सब इस अध्याय या भूगोल के दूसरे अध्यायों से संबंधित हैं। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा से यूपीएससी परीक्षा के लिए क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? प्रीलिम्स के लिए क्या खास ध्यान रखें? देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु, प्रीलिम्स पॉइंटर्स ये है। सबसे पहले तो फसल ऋतुएं, रबी, खरीफ, ज़ैद। इनका समय क्या है, कौन सी मुख्य फसलें हैं? हाँ, ये जरूरी है। फिर प्रमुख फसलें, हर बड़ी फसल के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो किस तरह की फसल है, खाने की, पीने की, नकदी, रेशे वाली। उसकी मुख्य ज़रूरतें क्या हैं, जलवायु, मिट्टी, बारिश, और कौन से राज्य उसके मुख्य उत्पादक हैं।
खासकर टॉप 1-2। अच्छा। खेती के प्रकार, आदिम निर्वाह खासकर झूम और उसके अलग अलग नाम, गहन निर्वाह, वाणिज्यिक, रोपण कृषि, इनकी परिभाषा और खासियतें, और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, संस्थाएं और कॉन्सेप्ट्स जैसे केसीसी, एमएसपी, पीएआईएस, एफसीआई, पीडीएस, इनकी फुल फॉर्म और ये क्या काम करते हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, भूदान ग्रामदान आंदोलन का मकसद क्या था, ये सब पता होना चाहिए। ये तो हो गए प्रीलिम्स पॉइंटर्स। और मेंस के नजरिए से क्या समझना जरूरी है? मुख्य परीक्षा के लिए अंतर्दृष्टि थोड़ी गहरी होती है। पहला, कृषि संकट के अलग अलग पहलू, जैसे खेत छोटे क्यों हो रहे हैं और उनसे क्या दिक्कत है, किसानों पर कर्ज का बोझ क्यों है, कृषि सब्सिडी से जुड़े मुद्दे क्या हैं, सरकार पर बोझ, गलत इस्तेमाल, डब्ल्यूटीओ विवाद, टेक्नोलॉजी अपनाने में असमानता क्यों है, जैसे हरित क्रांति का फायदा सब जगह क्यों नहीं पहुंचा। ये सब बड़े मुद्दे हैं। दूसरा, खाद्य सुरक्षा, पीडीएस कैसे काम करता है, उसमें क्या कमियां हैं, जैसे अनाज का लीक होना, सही लोगों तक ना पहुंचना, और वो कितना प्रभावी है। बफर स्टॉक को मैनेज करने में क्या समस्याएं आती हैं, मौसम बदलने का खेती और खाद्य सुरक्षा पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है। तीसरा, आर्थिक सुधार और कृषि, उदारीकरण या वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या असर हुआ है, अच्छा और बुरा दोनों। खेती में निवेश क्यों कम हो रहा है और गांव में बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, स्टोरेज का क्या महत्व है। बिल्कुल। तो आज हमने भारतीय कृषि की एक काफी विस्तृत तस्वीर देखी, उसकी विविधता, चुनौतियां, सुधार और भविष्य की दिशा। एनसीईआरटी और यूपीएससी प्रश्नों के माध्यम से ये सब समझने की कोशिश की। जी, उम्मीद है कि ये चर्चा सभी सुनने वालों की तैयारी में मददगार साबित होगी। जरूर। जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भारत की इतनी बड़ी और लगातार बढ़ती आबादी है, हमारे प्राकृतिक संसाधन, खासकर पानी और जमीन, कम होते जा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन का खतरा भी बढ़ रहा है। इन सब के बीच हम भारतीय कृषि को ऐसा कैसे बना सकते हैं जो न सिर्फ सबका पेट भरे, बल्कि किसानों के लिए भी फायदेमंद हो और साथ ही पर्यावरण के लिए भी टिकाऊ हो? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.